Today, the topic that we are picking and picking and starting to discuss बहुत ही छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। आप लोग ये भी बोल सकते हो कि ये आपका इंडियन इको के साइड से देखें तो लास्ट टॉपिक भी है। मैंने कहा यार ये पहले बहुत पहले किया हुआ एक बार, तो मैंने कहा यार वो सेंस नहीं है बिकॉज फिर टर्म वाइज डिवाइड हो गया था, तो इसको करवाएं। टॉपिक का नाम है जी एम्प्लॉयमेंट। टॉपिक का नाम है इंडियन इको का एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। जब दोस्तों एम्प्लॉयमेंट की बात होती है ना, सबसे पहले डेफिनेशन पूछा जाता है। यार मैं आपको बता दूं एक बात, इस चैप्टर के अंदर ना फैक्ट्स और फिगर्स बहुत सारे हैं, बट सारे फैक्ट्स और फिगर्स याद नहीं रखने। एक या दो सिलेक्टेड याद रखने हैं, जो मैं अभी क्लास में आपको याद करवा ही दूंगा, ये गारंटी है। ठीक है ना, सुनते जाना बात को। दोस्तों सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है। एम्प्लॉयमेंट दोस्तों एक ऐसा सिचुएशन है, ठीक है ना, जहां पे जिन लोगों को, जो लोग एबल टू वर्क है, मतलब केपेबल है काम करने के, और विलिंग टू वर्क है। विलिंग मतलब काम करने की केपेबल भी और उनकी इच्छा भी है काम करने की, उनके पास वर्क अवेलेबल है। पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर वर्किंग। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, फिर से बोलो। पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग देयर वर्क डन। आई मीन दे आर गेटिंग द वर्क टू बी वर्क। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। मतलब पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क आर गेटिंग द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट्स, फुल स्टॉप। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये आपको याद होगा, मैंने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बताया था। ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। बट अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन फुल एम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन से ठीक उल्टा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है, देखो आज मान लो कि आप काम करने के केपेबल हो। मान लीजिए चिराग मेरे सामने बैठा है दोस्त। चिराग मान लीजिए आप जो है दोस्त, वो आप काम करने के केपेबल है, बट आपको शायद आगे कुछ पढ़ाई करना है या कुछ करना है, इसलिए आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आ रहे। अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में सिर्फ वही पर्सन आएगा, सुन लीजिए या ध्यान से बात को, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में केवल वही पर्सन आएगा जो विलिंग टू वर्क है, जो विलिंग टू वर्क है और एबल टू वर्क है, बट उसको वर्क मिल नहीं रहा। मतलब आपकी इच्छा है काम करने की, ठीक है ना, आप केपेबल हो काम करने के, बट आपको काम मिल नहीं रहा है, पर आपको काम मिल नहीं रहा है। ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? व्हेन वन इंडिविजुअल इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट्स बट इज अनएबल टू फाइंड एनी वर्क। ठीक है सर, ये बात तो बड़ा सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि मेरा पर्पस था हवाबाजी करना नहीं। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ तो खाली उसका डेफिनेशन बता दिया। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जहां पे लोग एबल और विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट्स बट बेचारों को काम नहीं मिल रहा है। फैंटास्टिक। अब एक टॉपिक है दोस्तों विच आई विल डिस्कस विथ यू, वो है इनफॉर्मलाइजेशन। क्या टॉपिक का नाम? इनफॉर्मलाइजेशन। सर मैं आपको समझाता हूं क्या है इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब। दोस्तों ये एक ऐसा सिचुएशन है कंट्री के अंदर, इनफॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सिचुएशन है कंट्री के अंदर जहां पे जो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर है वो बढ़ जा रहा है। हाँ अब मैं समझ गया, आप लोग पूछेंगे सर ये क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, आप ये पूछेंगे, मैं समझ गया कि ये फॉर्मल सेक्टर क्या हो गया सर, या ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो गया सर। उसका जवाब भी आपको मेरे से मिलेगा, बट पहले समझ लीजिए क्या है, बट पहले बात को पूरा समझ लीजिए क्या है। भैया इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग है वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ते जा रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू द टोटल वर्कफोर्स। मतलब अगर 100 लोग हैं, समझिएगा 100 लोग हैं, मान लीजिए आप लोग, ऐसा है कि 100 लोग अगर कंट्री के अंदर, 50 लोग मान लीजिए फॉर्मल सेक्टर में, 50 इनफॉर्मल। ये रियल डेटा बिल्कुल नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कंट्री के अंदर 100 लोग हैं, 50 लोग फॉर्मल सेक्टर में, 50 लोग दोस्तों इनफॉर्मल सेक्टर में। अभी होता क्या है दोस्तों कि मैंने क्या बोला, 100 लोग है कंट्री में,
50 लोग फॉर्मल सेक्टर में और दोस्तों 50 लोग इनफॉर्मल सेक्टर में। तो ग्रेजुअली होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए ऐसा कुछ होने लगता है कि जो लोग फॉर्मल सेक्टर से है वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ माइग्रेट करने पे मजबूर हो जाते हैं या माइग्रेट करने लगते हैं। इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। हाँ, अब आप लोग पूछिएगा कि ये क्या होता है फॉर्मल सेक्टर, ये क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर, वो बताओ, वो मैं बताएगा, बट पहले समझने की कोशिश करो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्या होता है इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब, वेयर द नंबर ऑफ पीपल इन द इनफॉर्मल सेक्टर स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द फॉर्मल टू इनफॉर्मल। ये रहा, वेयर बाय द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीजेस। अब आइए मैं आपको इस पिक्चर को क्लियर करता हूं कि क्या है ये फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर और क्या है ये इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यार देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है दोस्तों काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, जहां पे आपका फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है, फिक्स्ड सिचुएशन है वर्किंग का। जैसे आप एक प्रॉपर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश्ड है, आपका मिनिमम सैलरी फिक्स्ड है, आपको ग्रेट्युटी और अदर बेनिफिट्स मिलता है दोस्त, वो होता है फॉर्मल सेक्टर। बट आप लोग एक बात समझना है ना, आपके घर पे कभी ना कभी कोई हाउस हेल्प आते होंगे जो आपको हाउस क्लीन करने में हेल्प करते हैं, या कोई कुक आता होगा जो आपके घर पे जो है आपके पेरेंट्स का हेल्प करता होगा फूड कुकिंग में। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, वो इनफॉर्मल सेक्टर है। जब आपका मन नहीं हुआ आप उसको मना कर दिए, जब आपको बुलाना हुआ आप बुला लिए उसका, और ऐसा नहीं है कि उसके रिटायरमेंट के बाद आप उसको कुछ पैसा देने वाले हैं, हाँ कुछ सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो हो गया इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सर डेफिनेशन तो पढ़ाओ, ओके। ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है जहां पर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स लोग हायर्ड है, उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। और आपको हैरानी होगी जान के कि इंडिया के अंदर 100 में से केवल 7 लोग ही फॉर्मल सेक्टर में है, 7% ऑफ द लेबर फोर्स। मतलब समझ में आया, मतलब 93% ऑफ द लेबर फोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। सर अब ये अच्छा बात है या बुरा बात है, दोनों फायदे और नुकसान है। आइए मैं आपको पहले समझाता हूं फॉर्मल सेक्टर क्या है। याद रखिएगा डेफिनेशन, मैंने आपको बोला फॉर्मल सेक्टर का क्या डेफिनेशन, जिस प्राइवेट बिजनेस में या पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस में 10 या 10 से ज्यादा हायर्ड वर्कर्स है। कितने? 10 या 10 से ज्यादा हायर्ड वर्कर्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों अपने, फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। हिंदुस्तान में सिर्फ 60% है ये, ठीक है जी बिल्कुल। सर एडवांटेज क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि क्या होता है ना, जिस फैक्ट्री या इंडस्ट्री के अंदर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ना, वहां पे गवर्नमेंट का लॉज एप्लीकेबल होता है। सर गवर्नमेंट का क्या लॉ, जैसे गवर्नमेंट का एक रूल है कि अगर 10 से ज्यादा लोग हैं ना तो वो लोग अपना राइट्स के लिए ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ट्रेड यूनियन मतलब हमारी मांगे पूरी करो। काफी बार क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉसेस है वो आपका सैलरी काट दिया या आपके ऊपर पेनल्टी मार दिया, तो आप लोग तो बेचारे फंस जाओगे, सो दोस्तों यहां पर होता क्या है, यहां पर होता बस ये है कि गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन का प्रोटेक्शन देता है। गवर्नमेंट क्या करता है, ट्रेड यूनियन का प्रोटेक्शन देता है। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एडिशनल बेनिफिट, अब जैसे सबसे एडिशनल बेनिफिट होता है कि वो रेगुलर इनकम होता है। आपके कुक का रेगुलर इनकम तो नहीं है, आप उसको किसी महीना बोल दोगे कि भैया इस महीना काम नहीं है तुम्हारा, तो कोई रेगुलर इनकम ऐसा सच नहीं है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में रेगुलर इनकम है, मेडिकल एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज है, मैटरनिटी बेनिफिट्स है। मैटरनिटी बेनिफिट्स में क्या होता है कि जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको मैटरनिटी लीव मिलता है, 4 महीना 5 महीना, फैक्ट्री इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, और उस समय उनको पेमेंट भी मिलता है, उसका। फिर है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सॉरी पूरा मिलता है सोशल, लेकिन तुमको नहीं मिलेगा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। अब अगर अपन बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का, तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का एग्जांपल है दोस्त कि आप रिटायर हो गए तो प्रोविडेंट, ग्रेट्युटी, ये सारी चीजें मिलना, ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। तो ये सब फॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट कंपल्सरी कर रखा है कि अगर आप फॉर्मल सेक्टर के अंदर हो तो आपके जो एम्प्लॉयर है
अगर आप एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो ना, अगर आप एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट का ये फिक्स्ड रूल है कि आपके जो एम्प्लॉयर है उसको एक सर्टेन अमाउंट आपके प्रोविडेंट फंड में, आपके ग्रेचुइटी फंड में डालना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यहां पर आप लोग देखिए तीन बातें होंगी। पहली गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, दूसरी एडिशनल बेनिफिट और तीसरी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। इसका एडवांटेज को आप याद रख सकते हो कैसे? गैस। ट्रिक क्या है? गैस। ट्रिक क्या है? गैस। समझ आया नहीं आया? ट्रिक क्या है जी? गैस। तो यानी कि फॉर्मल सेक्टर में, याद, फॉर्मल सेक्टर का एग्जिस्टेंस का जो की टेक्निक आपको याद रखना है वो है गैस। क्या है? गैस। सर बताओ कैसे? पहला गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन, ए एडिशनल बेनिफिट और एस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मतलब आपको ट्रेड यूनियन राइट्स मिलता है, एडिशनल बेनिफिट्स का मतलब होता है मिनिमम वेजेस, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मतलब प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, ये सब में आपको बेनिफिट मिलता है। ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर का, तो यार जिसमें 10 से कम वर्कर्स है, जिसमें 10 से कम वर्कर्स है। अच्छा, इस बात से ये मतलब नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर के अंदर है या प्राइवेट सेक्टर के अंदर। पब्लिक प्राइवेट से मतलब ही नहीं है, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर से कुछ मतलब ही नहीं है। इसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से कुछ मतलब ही नहीं है। अगर 10 से, वही मैं बता रहा हूं अभी मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि पब्लिक में भी ना काफी छोटे छोटे बिजनेसेस में ना इनफॉर्मल अंडरटेकिंग होता है, ये मैं बता देता हूं आपको। खैर, लेकिन ज्यादातर पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के अंदर फॉर्मल होता है, वो मैं मानता हूं। बट अगर प्राइवेट है और 10 से कम है तब तो वो पक्का ही इनफॉर्मल है, तब तो वो पक्का ही इनफॉर्मल है। ऐसे तो 93% है और इस 93% में मेल 70% है। कितने? 70% लगभग मेल है। इनफॉर्मल सेक्टर का ड्रॉबैक्स क्या है? ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत सारा परेशानी है। पहला बात, इनफॉर्मल सेक्टर कोई अकाउंट्स नहीं बनाता। इनफॉर्मल सेक्टर कोई अकाउंट्स, कोई हिसाब नहीं बनाएगा। अरे आपका छोटा बिजनेस है इसीलिए तो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, तो इसमें कोई अकाउंट जनरली बनता, या बनता है तो ऐसा बनता है ना कि सच बात एक जन को पता है और बाकी सब दिखाने के लिए हवा में बन रहा है। ठीक है। दूसरा, वर्कर्स डू नॉट गेट रेगुलर इनकम, कि भैया कल मत आना। वर्कर्स डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई ऐसा प्रोविडेंट फंड, कोई ट्रेड यूनियन, ग्रेचुइटी फंड, ऐसा कुछ भी राइट्स उसको नहीं मिलता। वर्कर लोग को स्लम्स में रहना पड़ता है। और रिस्क ये भी है ना, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी वर्कर को निकालते हो एक फॉर्मल सेक्टर में ना, आपको उसको नोटिस देना पड़ता है, 2-3 महीना का आप उसको पेड सैलरी दोगे, जिससे तब तक वो ढूंढ सके। 3 महीने में नहीं ढूंढा तो उसका फेलियर है। बट एक टर्म सेट है, बट यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, भैया कल से मत आइएगा, बोल दिए तो खत्म नहीं, बेचारा कल से नहीं आएगा। समझ आ गया? तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि एक हो गया फॉर्मल और एक हो गया इनफॉर्मल। फॉर्मल में देखो जॉब सिक्योरिटी है ना, फिक्स्ड वेजेस, मैटरनिटी बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ये सब है। इनफॉर्मल में जो ड्रॉबैक्स है वो ये उल्टा है, अकाउंट्स बनता नहीं है, वर्कर लोग को फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, वर्कर लोग का फिक्स्ड पेमेंट नहीं है, जॉब छूटने पर कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, गवर्नमेंट से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ हाँ, अब बताता हूं, लेकिन वो लोग रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं, वो इलीगल इलीगल हो गया, वो चीज इलीगल हो गई। खैर, मैं अभी बात कर रहा हूं फॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज विच एम्प्लॉय 10 और मोर। देख, एक बात याद रखना, जहां तक बात पब्लिक सेक्टर का है, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर तो सारा का सारा ही फॉर्मल है। फिर से बोलो सर, क्या बोला आपने? पब्लिक सेक्टर के अंदर तो सारा का सारा फॉर्मल है। कहने का मतलब है पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अंदर अगर एक आदमी भी काम कर रहा है ना, तो वो भी फॉर्मल सेक्टर है, वो भी फॉर्मल सेक्टर है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर फॉर्मल वर्ड तब इस्तेमाल होगा जब 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जहां पे दोस्तों 10 से कम लोग होते हैं आपके, जहां पे आपके अंदर कितने होते हैं? 10 से कम लोग होते हैं, 10 से कम लोग होते हैं।
यहाँ पे इंप्लॉइज को फॉर्मल याद रखना है। एक बात बता देता हूं यार प्लीज, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पब्लिक सेक्टर बिजनेस है, मेरे को सारे के सारे चैट में आंसर देना और आप लोग भी आंसर देना। एक पब्लिक सेक्टर बिजनेस है ना, उसमें कितने लोग इंप्लॉयड है? 2 लोग इंप्लॉयड है। बताओ फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? क्या लगता है आपको? 2 लोग इंप्लॉयड है चिराग, क्या लगता है ऑनलाइन वाले सबको बताओ? वर्तिका का आंसर फर्स्ट आया भाई। देखो रोशनी गड़बड़ कर दी है शायद, रोशनी आप सुने ही नहीं बात को, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सविनय निवेदन है, प्लीज ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में हिंदी में लिखते थे ना सविनय निवेदन है, वैसे ही मेरा आपको सविनय निवेदन है कि अगर पब्लिक सेक्टर है मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है तो भाई आदमी कितना उससे मतलब नहीं है, आदमी कितना उससे मतलब, अगर एक आदमी भी है तो भी वो फॉर्मल है। पब्लिक सेक्टर ऑलवेज फॉर्मल, पब्लिक सेक्टर ऑलवेज फॉर्मल, पब्लिक सेक्टर ऑलवेज फॉर्मल। प्राइवेट सेक्टर में रूल है 10 या 10 से ज्यादा तब फॉर्मल, प्राइवेट सेक्टर में रूल है 10 या 10 से ज्यादा तब फॉर्मल। और इनफॉर्मल में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर लेस देन 10। भाई पब्लिक सेक्टर आ सकता है कि इसमें? पब्लिक सेक्टर इसमें आ ही नहीं सकता। इनफॉर्मल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर को आप डालिएगा ही मत। Employees are ये है, workers are entitled to social security benefits, not entitled. Workers can form trade unions, यहाँ पे workers cannot form trade unions. आप लोग एक बात बोलोगे सर, थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि पब्लिक सेक्टर में कुछ केसेस ऐसा हो सकता है जहां पे इनफॉर्मल टर्म्स हो। मैं बोला वो सब बात इग्नोर करने का होता है, कहने का मतलब है वो सब केसेस रिकॉर्ड नहीं होता है। मेन आपको याद रखना है कि अगर पब्लिक सेक्टर है तो क्या है? फॉर्मल है, फुल स्टॉप, बस इससे ज्यादा झगड़ा मत करो मेरे से। एक आदमी भी हो तो क्या है? फॉर्मल है। हाँ प्राइवेट है तो फिर देखो 10 या 10 से ज्यादा है तो फिर आपका क्या जवाब होगा? फॉर्मल। और 10 से कम है तो इनफॉर्मल। अगर 10 है तो भी फॉर्मल, अगर 10 है तो भी फॉर्मल। अब देखो जी, आप लोगों को मैं डिवीजन बता दूं दोस्तों, यही है इनफॉर्मलाइजेशन, यही है इनफॉर्मलाइजेशन। सर क्या होता है इनफॉर्मलाइजेशन? मैंने आपको बोला था ना कि टोटल वर्क फोर्स में, क्या टोटल वर्क फोर्स के अंदर, अगर एक कंट्री के टोटल वर्क फोर्स के अंदर जो जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर्स, वो ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में है कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर, तो दोस्तों आप इसको क्या बोलेंगे? इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। तो 94% फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में, 6% फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है ना। और अगर भाई जेंडर देखें तो वर्कफोर्स में, इंडियन वर्कफोर्स में जो है 70% मैन और 30% वीमेन है, बट ये 11-12 का डेटा है, 11-12 का डेटा है। अच्छा जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा और बात कीजिए। मैं वही बात कर रहा हूं, मैंने बोला था मैं हवाबाजी कुछ भी नहीं कर रहा क्लास के अंदर, खाली जो की पॉइंट्स है वही बता रहा हूं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो मसला है दोस्तों वो ये है कि इकोनॉमिक्स डिफाइन अनएम्प्लॉयड पर्सन एज द वन हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन वन आवर इन हाफ अ डे। और ये फालतू डेफिनेशन, आपका आंसर होना चाहिए ये कि लोग विलिंग है, क्या विलिंग है मतलब काम करने की इच्छा है और साथ ही साथ केपेबल भी है, बट काम नहीं मिल रहा। एग्जिस्टिंग जो सैलरीज चल रही है, वेज रेट चल रही है, उसमें काम करने के लिए वो लोग विलिंग है और उसमें काम करने के लिए वो लोग केपेबल भी है, बट बेचारों को काम ही नहीं मिल रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सिचुएशन आपका हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कहां कहां से कलेक्ट होता है? इंडिया का हर 10 साल में एक सेंसस होता है, उससे पता चलता है, डायरेक्टोरेट जनरल से पता चलता है, और एनएसएसओ का रिपोर्ट से। मेन एनएसएसओ का रिपोर्ट है जो बताता है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट किस नेचर का या एम्प्लॉयमेंट किस नेचर का। देखो अभी मैं आपको एक बात बताऊं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरिया में होते हैं या अर्बन एरिया में होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, वो सब ठीक है। बट अभी मैं अगर आपसे ब्रॉडली बात करूं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है वो एक एक करके देख लो। सबसे पहले है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है ये ज्यादातर रूरल एरिया में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादातर रूरल एरिया में देखा गया है। क्या होता क्या है भैया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन इसलिए बोलते हैं ना, इसमें होता क्या है, एक कीवर्ड है वो भी मैं बताऊंगा आपको, सुनना। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है दोस्तों
जहां पे एक वर्कर, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो एक ऐसा सिचुएशन है दोस्तों जहां पे एक वर्कर, जहां पे एक वर्कर जो है, जहां पे एक वर्कर जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है दोस्तों जहां पे एक वर्कर का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। क्या बोला मैं? एक वर्कर का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। वो तो बोल रहा हम काम कर रहा, हम काम कर रहा, हम काम कर रहे हैं, रियल लाइफ में उसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसान के 3 बेटे हैं, तो किसान और उसके पहले 2 बेटे मिलकर जो है 100 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तीसरा बेटा जुड़ा, अभी भी किसान और उसके 3 बेटे मिलकर 100 टन ऑफ राइस ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो तीसरे बेटे की वजह से कुछ भी एडिशन हुआ क्या? नहीं। तो तीसरे बेटे का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? 0। सर ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इतना हाई वर्ड, हाई-फाई वर्ड क्यों यूज कर लिए? अरे नालायको, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एडिशनल कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एडिशनल कंट्रीब्यूशन। भाई इसका कुछ भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन है क्या? इसका कुछ भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन है क्या? तेरे को लगता है क्या? नहीं सर, कोई भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई तो मैं बताया कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वर्कर इज 0, वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वर्कर इज 0, मतलब उसका कोई भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है ना जी? ठीक है ना? अच्छा, उसके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो तो बेचारा बोलेगा, किसान का 3rd बेटा, अरे हम तो दिन भर एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में उसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे ना एक इंडिविजुअल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है भैया जहां पे जो एक इंडिविजुअल है कुछ पार्ट ऑफ द टाइम उसको जॉब नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए जूट मिल है या शुगर मिल है, शुगर केन तो पूरे साल होता नहीं है, तो शुगर केन जब तक है वो शुगर का प्रोसेसिंग चल रहा है इंडस्ट्री में, मान लीजिए मार्च से जुलाई के महीने में, बाकी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वो बेचारा उसके पास कोई काम है नहीं, वो होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सिंपली जिसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जहां दिख रहा है कि एक पर्सन अनएम्प्लॉयड है, डिसगाइज में दिखता नहीं है, ओपन में दिख रहा है कि वो अनएम्प्लॉयड है। आइए डेफिनेशन पढ़िए सर। रेफर्स टू अ स्टेट इन विच पीपल आर एंगेज इन वर्क, मोर पीपल आर एंगेज इन वर्क देन आर रियली नीडेड। 3 लोगों का काम में 5 लोग बैठे हैं। प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? 0। ये तो मैं बोला, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स का, जो एडिशनल वर्कफोर्स लगा है उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। ये कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए मैं और चिराग मिलकर एक टेबल उठा रहे हैं, यू गाया बोला सर हम भी हेल्प करेंगे, यू गा के टेबल को ऐसे हाथ लगा दिया, आशीर्वाद दे दिया टेबल को, तो ऐसे तो दिख रहा है देखो सर हम भी आपके साथ साथ चल रहा है टेबल को छू छू के, पर भाई कुछ मदद कर रहा है क्या? भाई तेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। हम और चिराग ही उठा के हटा देगा यार, ये है, ये हो गया सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोस्तों वो सिचुएशन है जहां पे पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट वर्क रेट बट फेल टू गेट वर्क। मैंने इसीलिए बोला था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन है ना, एग्जैक्टली वही ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां दिख रहा है कि ये इसके पास काम नहीं है, पीपल आर विलिंग एंड एबल बट नॉट गेटिंग वर्क। एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का भी वही डेफिनेशन और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का भी वही डेफिनेशन। नहीं, नहीं बच रहा है ना टाइम, और टाइम बचा के क्या करना है? कंट्रीब्यूशन देखना है। टाइम बचा के क्या किया? हम ऐसे बैठा हुआ, अब टाइम बच रहा है, क्या हो गया भाई? मेरा नुकसान है, फायदा है? नुकसान है। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसमें बोल रहा है कि इच काउंट कैन बी सीन एंड काउंटेड। बोला कि यहाँ पे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन ऐसा है जिसको आप देख सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। हाँ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। ये देखो ना, बंदा बेचारा जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट जो है अलग अलग पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, जो हम लोग पढ़े थे पॉवर्टी वाले चैप्टर में, टर्म 1 में जो था उसमें अपने पढ़े थे, वो सब है। गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सकता है या इनडायरेक्टली बाकी सेक्टर्स को मदद कर सकता है जिससे वो लोग और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ठीक है ना? तो मेन मसला तो ये था, इनफॉर्मलाइजेशन और ये सब। बट कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहले मैंने डिस्कस करना शुरू नहीं किया था जानबूझ के। आइए सर बात कीजिए बात, ये सब मैंने बता दिया आपको, बट आइए अब मैं बात करता हूं आपके साथ। सुनना, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है
वो मैं आपको बता दे रहा हूं। होल्ड ऑन जी। एक कॉन्सेप्ट है जॉबलेस ग्रोथ। अभी ये कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं ना क्लास के अंदर यार, वो सब लेस आस्क क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट है जॉबलेस ग्रोथ, जो इंडिया ने ना लास्ट 10-20 साल में देखा। ये जॉबलेस ग्रोथ क्या है? जॉबलेस ग्रोथ दोस्तों एक अजीब तरीके का सिचुएशन है जहां पे एक इकोनॉमी तो ग्रो कर गया। जॉबलेस ग्रोथ तो एक ऐसा अजीब सा सिचुएशन है जहां पे एक इकोनॉमी तो आपका ग्रो कर गया, बट इकोनॉमी के ग्रो करने के साथ साथ बट एक इकोनॉमी के ग्रो करने के साथ साथ जो जॉब्स है वो ग्रो नहीं किया। कहने का मतलब समझ में आया आपको कि इकोनॉमी तो बढ़ रहा है, इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ रहा है, भाग रहा है। समझे नहीं समझे आप? इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ रहा है, इकोनॉमी तो तेजी से भाग रहा है, लेकिन जॉब्स नहीं बढ़ रहा, उल्टे अनएम्प्लॉयमेंट और पैदा हो गया, उल्टे अनएम्प्लॉयमेंट और पैदा हो गया। हम बात कर ले रहे हैं 10 मिनट्स में, हम बात कर ले रहे हैं 10 मिनट, ठीक है? ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, अभी अपने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जनाब जॉबलेस ग्रोथ क्या हुआ? जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसा सिचुएशन है, देख समझने की कोशिश कर। इंडियन इकोनॉमी 10 साल में बढ़ा, बढ़ा नहीं बढ़ा बोल? बढ़ा, लेकिन साथ साथ में जॉब्स नहीं बढ़ रहा। इस ये देखिए ग्राफ में पता चलेगा कि देख जॉब का सिचुएशन ये घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब लोग काम पे नहीं जा रहा है या लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वर्ष से वर्ष हो रहा है, तो फिर भैया इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रहा है? क्योंकि उतना ही हम लोग टेक्नोलॉजी और सर्विस की तरफ जा रहे हैं, लोग खुद का काम कर रहा है। समझ गया? तो उसको तो सेंसस बोल रहा है इसके पास काम नहीं है, बट इन रियलिटी इकोनॉमी को वो लोग आगे बढ़ा रहा है। अब एक एग्जांपल, मेरे को अगर मेरा मेरा बात करेगा तो मेरे अगर इंडिया का सेंसस काउंट होगा ना तो वो लोग मेरे को अनएम्प्लॉयड गिन लेगा, मेरे को वो लोग अनएम्प्लॉयड गिन लेगा। ऐसा ऐसा केसेस है। अरे क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर वाला वो बोल देता मेरे पास काम ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का मसला में कौन घुसना नहीं चाहता। यार वो सब चीज बहुत कम होता है, बट होता है यार, तो आपको ये सच बताना जरूरी है, ठीक है ना? इकोनॉमी ये सब तो बेकार है, ये सब आएगा नहीं कभी भी, छोड़ दो, हटाओ ये सब चीज। ये वाला बात मैंने बता दिया आपको। बोल चिराग, जोर बोल। तो दो सेम लिखना, सेम लिखना। अच्छा, अब जब अनएम्प्लॉयमेंट का बात हुआ ना, आप लोगों का मैं क्लास को बंद करूंगा दो कॉन्सेप्ट और बता के, ठीक है ना? शहरी एरिया में, शहर देख, गांव एरिया में तो अपने पढ़े डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फैंटास्टिक। अब यार शहरी एरिया में जो दो प्रॉब्लम हुआ है ना, वो सबसे पहले हुआ है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है मालूम है? ये शहर में ज्यादा देखा गया कि एक बंदा जो एडुकेटेड है, एक बंदा जो एडुकेटेड है वो वैसा काम नहीं कर रहा है, उससे कम लेवल का काम कर रहा है। उदाहरण देते हैं आपको, एक इंजीनियर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, यहाँ पे किसी प्रोफेशन का डिसरिस्पेक्ट नहीं है। एक इंजीनियर है, वो बेचारा टैक्सी चला रहा है। अब ये टैक्सी चलाना बहुत बढ़िया काम है ना, बहुत ही रिस्पेक्ट का काम है। कोई भी बंदा जो मेहनत करके कर रहा है वो बहुत बढ़िया काम है। बट मैं क्या कह रहा हूं कि वो इंजीनियर के पास तो स्किल्स और भी बेहतर था, बट बेचारे को क्या करना पड़ रहा है, ठीक है ना? एक बीकॉम पढ़ के बंदा अगर कुछ का भेज रहा है तो वो तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना। देखो पैसे तो वो कमा रहा है, बट जिस लेवल का वो काम करने का टैलेंट रखता है उससे कम में उसको सेटल होना पड़ रहा है। दैट्स बिल्कुल अंडर यूटिलाइज हो रहा है। थैंक यू। ये शहरी एरिया में देखा गया। शहरी एरिया में एक और अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसका नाम है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा सिचुएशन है यार दोस्तों, जहां पे प्रॉब्लम होता है फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम का, कि इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो कि युग 4 डेटा याद कर लिया कि इंडिया के अंदर जो है 70% मेन वर्कफोर्स का पार्ट है, 30% विमेन है, ये सब युग रट्टा मार लिया। तो भाई इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में तब तुम जाएगा तो किसी को क्या करना है तेरा इस ज्ञान का, तेरे को ये मशीन चलाना आता है कि नहीं, तुम मेरा अकाउंट बना पाएगा कि नहीं, हाँ ना बोल और बता। तो अब अपना एजुकेशन सिस्टम अगर अपन को बोलता है कि नहीं यार तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जो है ना वो करो, ये सबको रट्टाबाजी करो, तो भाई तेरे से कोई ये नहीं पूछने वाला ना। तेरे को क्या लगता है अंबानी अपना इंप्लॉइज को बोलता है कि बता इस सवाल का जवाब दे दिया 1 करोड़, ऐसा थोड़ी है भाई। वो बैठ के केबीसी थोड़ी खेल रहा है अपने फैक्ट्री के अंदर। भाई काम कर सकता है तो आजा पैसा ले ले, नहीं कर सकता तो पलटी मार। मसला क्लियर है नहीं क्लियर है? ये पिक्चर है दोस्तों।
सर जी बात तो सही है, और इसमें बाकी सब डेटा है, और डेटा का मेरे को कोई काम, मतलब मैं कहूंगा कि आपको याद रखने का कोई दरकार है नहीं। ठीक है कि नहीं है? अच्छा हाँ, एक चीज है कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स का मतलब क्या है कि जो लोग टेम्पररीली इंप्लॉयड है। सर टेम्पररीली इंप्लॉयड का मतलब नहीं समझ में आया। एक उदाहरण आपको देता हूं। आप लोग देखो, दिवाली में हम लोग के घर पे सफाई होता है। अब कुछ लोगों का अलग बात होता होगा, बट जनरली जनरली क्या होता है, आप लोग देखेंगे अपने किसी आदमी को बुलाते हैं एक दिन दो दिन के लिए जो हेल्प करता है सफाई में, दैट इज कैजुअल वर्कर। मतलब उसका परमानेंट जॉब नहीं है ना, तुम उसको साल भर का काम नहीं दे रखा है। सीजनल मतलब कि कम से कम 4 महीना का फिक्स कमिटमेंट है, 5 महीना का कम फिक्स कमिटमेंट है, एक सीजन है। इसमें तो कोई सीजन नहीं है ना। मान ले मेरा मन हो गया कि कल मेरे को घर का सफाई करवाना है, हम बुला सकता है नहीं बुला सकता है, तो सीजनल कहां से हो गया? सीजनल मतलब कि जैसे समझ, जूट इंडस्ट्री है या शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर का प्रोडक्शन तो कुछ समय तक ही चलेगा, वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि जब शुगर का इंडस्ट्री बंद हो गया, शुगर मिल बंद हो गया, तो वो वर्कर बेचारा कहां काम करेगा, वो हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एक दिन दो दिन तीन दिन वैसे बंदा, और कुछ नहीं है। ये फैक्ट्स एंड फिगर। और रेगुलर मतलब जिसका फिक्स पेमेंट है, फिक्स जॉब है, ब्ला 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 ब्ला। सेल्फ एम्प्लॉयड आप लोग समझ गए, खत्म है और क्या है। एम्प्लॉयमेंट में और हाँ, एक आध छोटा मोटा टॉपिक है वो सुन लो। एक होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने कंट्री में बाई पॉपुलेशन इनटू 100। इंडिया में 1.4 बिलियन लोग हैं, ठीक है। 1.4 बिलियन में जितना लोग वर्कर है ऊपर में डाल दे, डिवाइड करके इंटू 100 कर दे, परसेंटेज में डालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता अपन को। एक बात और, रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा खतरनाक क्यों है अर्बन से, ये क्वेश्चन आता है। भाई देख, रीजन नंबर वन, रूरल एरिया में लिमिटेड रिसोर्सेज है। आज युग युग बैठा हुआ है यहाँ पे, और आप लोग सब कोई, हर्ष, विष्णु, हितेश, वर्तिका, रोशनी, गरिमा, वंशिका, जो लोग क्लास के अंदर ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप लोग सब कोई अर्बन एरिया में हो, अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो, आपको जॉब नहीं मिलता है, उसके बाद भी आप लोगों के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बाद भी आप लोगों के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई जब कुछ भी नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी यू हैव सम ऑप्शन कि आप ये कर लोगे, वो करोगे, फलाना ढिमकाना कर लोगे और आपका घर चल जाएगा। लेकिन वो रूरल एरिया में बेचारे के पास उतना रिसोर्स ही नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ एडुकेशन, जितने एडुकेटेड आप लोग हो उतने वो एडुकेटेड नहीं है। मेरे को एक याद आता है केस, हम लोग फन के लिए ये किए थे, क्लास 10 हमारा हो गया था खत्म, ठीक है ना। 10 खत्म हो गया था तो 2 महीना का छुट्टी लगा हुआ था। तो हम लोग दोस्त लोग जो है ना, 5-6 जन का जो हम लोग का ग्रुप था, हम लोग बोले चल देखते हम लोग कितना केपेबल हो गया। हम लोग जाके कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया था, ठीक है ना। और सबको इच्छा का अच्छा सिलेक्ट हो गया, गया हालांकि अगले दिन कोई भी नहीं। बट कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अब एक रूरल एरिया वाला बंदे का वो हो जाता क्या। तुम सोच, हम जब 10 क्रॉस कर लिया, हम बात कर रहे तेरे से 2011 का, ठीक है। तो उस समय मेरे को 7,000 या 8,000 का जॉब ऑफर हो गया था, खाली 10 पड़ा हुआ। मतलब मेरा एज लगभग 15-16 कुछ रहा होगा, उससे भी कम शायद। लेकिन वो रूरल एरिया वाले बंदे के पास होगा क्या यार? नहीं है, नहीं आता यार। और लास्टली पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। यार और कुछ नहीं होगा, चिराग मान लो महान आलायक है, मान लो, तुमको बोल नहीं रहे, मान लो चिराग महान आलायक है, तो भी इसके पेरेंट्स कुछ पैसा इन्वेस्ट करके इसको दुकान करवा के बैठा देंगे। पर भाई जिसका इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है वो कैसे करेगा? और रूरल एरिया में तो सबका ये प्रॉब्लम है। तो सर ये मसला है, बाकी और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। डेटा याद रखने का कोई काम नहीं है, डेटा याद रखने का कोई काम नहीं है यार। ऑनलाइन वाले सारे दोस्त कंफर्म करो, मसला क्लियर है, योर नो इन द चैट यार। वन लास्ट टाइम, चैप्टर खत्म हो गया है, फटाफट यार। यही है मेन, इनफॉर्मलाइजेशन, वर्कर रेशियो, ये सब पढ़ के जाना यार। ओके, वंशिका, गरिमा, हितेश, हर्ष, फैंटास्टिक, रोशनी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, विष्णु, फैंटास्टिक यार। चलो जी, सो आज और कुछ कराना नहीं है, ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट वीक अपन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ओके वर्तिका, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक अपन टेस्ट कंडक्ट करेंगे आप लोग का पूरा सिलेबस का। टाटा, गुड बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे। हम इसका पीडीएफ अपलोड कर देगा, बुक्स बुक से जाके पढ़ना स्टार्ट कर। बुक तो तुम लोग को इशू किया हुआ ही है, साक्षी।